प्रिय बालक बालिकाओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कर्णात कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश तथा उसके गुणों से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के। तो यहाँ पे देखिए, आपको पहला प्रश्न क्या दिया है, ये आपको दिया है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम्ब आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको यहाँ पे क्या दिया, 10⁹ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का समय दिया गया है आपको 1 सेकंड, और आपको आवेश दिया गया है। तो जब आपको आवेश दिया गया है तो पहले हम निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया 1 कूलम्ब आवेश में, तभी हम इसके हिसाब से कुल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में समय निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का समय दिया है, आवेश दिया, तो यानी हमें 1 कूलम्ब में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो पहले आपको क्या दिया है, क्यू दिया है 1 कूलम्ब, और यहाँ पर आपको ई की वैल्यू याद रखनी होती है, जो है आपकी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब देखिए, जो आपका फॉर्मूला होता है Q = Ne। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया आवेश के क्वांटीकरण से Q = आपका Ne आता है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम n कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ n आपका e के गुणा में, तो e को जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो आपका e किस में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, इधर गुणा से। तो इस तरह से हमारे पास n का जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो क्या आता है, Q/E आता है। तो देखिए यहाँ पर आप वैल्यूज रखेंगे। Q की वैल्यू जो है आपको 1 कूलम्ब दी है, और E की वैल्यू आपको दी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो गया आपका, और पॉइंट हटाएंगे हम तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, तो यह जाएगा 10/16, और 10⁻19 ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा। जब हम इसको भाग करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आती है वो आती है 6.25 × 10⁻18। अब देखिए, इतना इलेक्ट्रॉन निकल कर आए, यानी 1 कूलम्ब आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन चले गए। आपको दिया क्या है, चूंकि 10⁹ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का समय आपको दिया गया, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा समय यह आपको दिया गया है। कितना दिया है, यह आपको दिया गया है 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके। तो इसलिए हम पहले निकालेंगे 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे आपको बोल दिया मैंने 10 पेंसिलों का मूल्य कितना, 100 रुपये। तो अगर मैं 1 पेंसिल का पूछूं तो आप 100 के बटे में भेज देंगे 10 को, तो आपके पास 10 रुपये निकल करके आएगा। इसी तरह 10⁹ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का समय आपको दिया है 1 सेकंड। तो हम पहले निकालेंगे 1 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय। तो ये आपके पास कितना आता है, 1/10⁹ सेकंड। अब देखिए आगे आपको कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल करके आए, ये आए आपके पास 6.25 × 10⁻18। इन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम इसकी गुणा कर देंगे इससे, तो आपके पास कितना आएगा, 6.25 × 10⁻18 अपॉन में 10⁹ सेकेंड। अब देखिए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 6.25 × 10⁻9 सेकेंड। तो इस तरह से आपका आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन का। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 1 कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन होगा इसी तरीके से, यानी इसके अंदर कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला यूज होगा। अब देखिए, यहां पर हम मान लेते हैं एक चीज कि माना 1 कप जल का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 250 ग्राम, 250 ग्राम है। ग्राम के लिए केवल G स्मॉल यूज होता है आपका। अब देखिए 250 ग्राम है। अब जल का एक अणु जो होता है, एक अणु को हम लिखते हैं आपका H2O से, तो हम इसका अणुभार जानते हैं कि इसका अणुभार कितना होता है भाई। तो देखिए, इसका अणुभार कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए आपको परमाणु भार याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1, 2 हाइड्रोजन तो 2 से गुणा करेंगे इस तरीके से, और ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु भार वो आपका होता है 16। जब हम इसका सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 और 16 कितना हो जाता है आपका 18 ग्राम। यानी इस तरीके से आप एक अणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं। तो आपके पास एक अणु का क्या आ गया, द्रव्यमान निकल करके आ गया। यानी कि हम यहां लिखेंगे जल के एक अणु का द्रव्यमान, ये हमारे पास कितना निकल करके आया जी, ये 18 ग्राम निकल करके आया। और हम इसको 1 मोल भी कह सकते हैं, यानी कि अर्थात जल के 1 मोल का द्रव्यमान, ये आपके पास कितना निकल करके आया, 18 ग्राम निकल करके आया। अब देखिए, किस कोई सा भी आपका अणु हो तो उसके 1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो एकदम फिक्स होती है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, इसके 1 मोल में अणुओं की संख्या।
एक मोल में अणुओं की संख्या जो है वो किसके बराबर होती है, वो अवागाद्रो संख्या यानी Na के बराबर होती है। इसकी जो वैल्यू होती है 6.2023 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल को यानी कि हम यहाँ पर 18 ग्राम भी लिख सकते हैं। अब देखिए 18 ग्राम में हमारे पास अणुओं की संख्या निकल करके आ गई। हम किसके लिए निकालेंगे, 1 ग्राम में निकालेंगे, यानी 1 ग्राम में अणुओं की संख्या। तो 1 ग्राम में अणुओं की संख्या जब हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकल करके आती है, तो ये निकल करके आती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और अपॉन में जब 18 को इधर लेकर जाएंगे तो ये आपका भाग में पहुंच जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये 1 ग्राम में आती है, लेकिन हमारे पास जल कितना है, 250 ग्राम है। तो यहाँ पर आपका आएगा 250 ग्राम में अणुओं की संख्या। तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे, 250 से गुणा करेंगे। 250 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23 और बटे में 18। तो यानी हमारे पास ये अणुओं की संख्या निकल करके आ गई। अब लेकिन एक अणु में कुल कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O, यानी कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 2 हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में आपके होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमारे पास एक परमाणु में कितने, यानी एक अणु में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, यानी कि एक अणु में आपके कितने हो गए, 10 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 10 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके जल के एक अणु में। जल के एक अणु में हमारे पास कितने 10 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारे पास जो परमाणुओं की संख्या निकल करके आई, वो अणुओं की संख्या निकल करके आई, हमारे पास ये निकल करके आ गई। अब एक अणु में इतने हैं 10, तो इतने अणुओं की जो संख्या है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे। यानी कि हम लिखेंगे अतः 1 कप जल में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या सेम ही होती है आपकी, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये आपके पास संख्या निकल करके आती है। तो हम इसमें 10 से गुणा करेंगे आपकी, तो ये संख्या निकल करके कितनी आएगी, 250 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात। देखिए 10 से गुणा करेंगे तो 10 की घात 1 बढ़ जाएगी आपकी, यहाँ पे हो जाएगी 10 की घात 24 और बटे में कितना आ जाएगा 18। अब देखिए हमारे पास संख्या निकल करके आ गई, यानी कि हमारे पास किसका मान निकल करके आया, n का मान निकल करके आया। अब हम इस n को इस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे जो कि आपका है Q = Ne। तो आइए देखते हैं कितने हमारे पास यहाँ पर आवेश निकल करके आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1 कप जल में कुल धनावेश या ऋणावेश, क्योंकि जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या सेम है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या निकल करके आएगा, Q = Ne से निकल करके आएगा। अब देखिए n की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पर कितनी आई है, 250 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 24 और बटे में आपका आता है 18। अब E की वैल्यू आपको याद रखनी है, जो कि आपकी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इस तरह से आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद ये पूरा आ जाता है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो 25 और गुणा में हम 6.02 लिख देते हैं, बस एक जरूरी नहीं है इतना लिखें आप। अब देखिए 1.6 का गुणा में आ गया। देखिए अंकों को पहले लिख लेते हैं, पावर्स को बाद में सेपरेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 10 को जो है हम पावर में ले गए, तो यहाँ पे 1 प्लस और आपका 24 प्लस में और ये 19 आपका माइनस में आ जाता है। अब देखिए बट्टे में बचता है आपका 18। अब हम इनकी गुणा करेंगे। देखिए गुणा करते हैं इनकी 16 से करेंगे इसकी, 16 दूनी 32 आपका आ जाता है, 16 से 96 आपका आ जाता है, 1 2 3 3 के बाद आपका दशमलव लग यानी 9.632 और यहाँ पे 25 गुणा में है आपका। और अब देखिए पावर को सॉल्व करते हैं, 25 में से 19 गया तो आपका पावर बचती है 6 और बटे में आपका बचता है 18। अब देखिए अगेन इसी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50 हासिल लगा 5, 25 तिया 75 5 80 हासिल लगा 8, 25 छिक्का 150 और 8 आपका 158 हासिल लगा 15, 25 नम्मा 225 और 15 जहाँ आपका जोड़ते हैं तो 240 बैठता है ये। अब 3 के बाद दशमलव यहाँ 18 और 10 की घात 6। अब देखिए आपका बचा 240 बटे में 18 नहीं 240.8 गुणा 10 की घात। अब देखिए पॉइंट को एक स्थान और खिसका देते हैं, 10 की पावर एक और बढ़ जाएगी आपकी। जब हम इसको इधर खिसकाएंगे तो आपका 24.08 गुणा 10 की घात 7 बन जाता।
तो जब हम इसको भाग करेंगे तो आपके पास Q की वैल्यू निकल करके आती है 24.08। 18 से करेंगे, 18 एकम 18, 6 बचा 0 डालिए, पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, 18 या 54 आपका आ जाता है और यहाँ पे बचेगा 6। तो इस तरीके से 1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम निकल करके आता है। तो इस तरह से आपके पास ये फाइनल आंसर निकल करके आता है 1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम। आइए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। ओके, तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है आपका, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 खंड दिए गए हैं। तो पहले हम पहले खंड को समझते हैं, सॉल्यूशन आपका खंड ए का। तो आवेश क्वांटीकृत है, क्वांटीकृत का मैंने आपको वैसे मीनिंग पिछले लेक्चर में भी बताया, जो कि आपका वैद्युत आवेश के गुण से संबंधित है। तो यहाँ पे हम पहले किसको समझते हैं, क्वांटीकरण को समझते हैं। देखिए क्वांटीकरण क्या होता, तो क्वांटीकरण क्या होता है कि आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, एकदम निश्चित रूप से कर सकते हैं। कैसे जी, तो एक इलेक्ट्रॉन पर देखिए आवेश को कौन लेकर जाता है, आवेश को ले जाने वाला जो होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से ट्रक जो है वो गुड्स को लेकर जाते हैं, यानी सामान को लेकर जाते हैं, तो उसके ऊपर लेकर जाता है आपका गुड्स कैरियर। ओके, तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको लेकर जाता है, आपका आवेश को लेकर जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं चार्ज कैरियर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के पास आपका आवेश फिक्स होता है जो कि ई के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1 ई आवेश गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 ई आवेश गया, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 ई आवेश गया। अगर n इलेक्ट्रॉन्स गए तो आपके पास आवेश कितना गया, n e हो गया। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आता है Q = n, जो हमने अभी पिछले सवाल में यूज किया है। तो इसे हम कैसे कहेंगे, तो कुल आवेश जो Q है वो E का पूर्णांकी गुणज होता है। पूर्णांक गुणज क्या होता है जी, देखिए जैसे अगर हम किसी भी नंबर की किसी पूर्णांक से गुणा करें तो हमें उस नंबर के क्या प्राप्त होते हैं, गुणज प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर मैं 4 की गुणा करूं किससे, पूर्णांक से, जो कि आपका 1 है, तो 4 एकम 4 हमको क्या मिल गया, ये 4 मिल गया। तो 4 क्या है, 4 का गुणज है। अगर हम 4 की गुणा करें 2 से तो 8, 8 भी क्या है, 4 का गुणज है। तो इस तरह से अगर हम पूर्णांकों से किसी की गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, गुणज प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम जब n जो कि आपका एक पूर्णांक है, पूर्ण का मतलब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो पूरा ही जाएगा, तो इसलिए हम ऐसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है Q वो E का पूर्णांकी गुणज होता है। तो यही से ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो इसी को हम लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर कुल आवेश Q सदैव आवेश की मूल इकाई E का पूर्णांकी गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो डेट इस करके हम लिख सकते हैं कि Q बराबर होता है आपका Ne, और जब आपने फॉर्मूला लिखा है तो इसके अंदर जो प्रतीक हुए हैं आपके यूज, उन्हें भी लिखते हैं आप यहाँ पर। n यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक है। प्लस या माइनस के सभी नंबर जो है वो आपके पूर्णांक होते हैं, वो पॉइंटों में नहीं होने चाहिए, बटे में नहीं होने चाहिए बस। जैसे कि आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी। अब देखिए E क्या है, E जो है वो मूल आवेश है और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपको इसके बाद क्या दिया है कि स्थूल या बड़े पैमाने पर आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। अब कैसे कर सकते हैं हम, देखिए स्थूल या बड़े पैमाने पर, और एक होता है आपका सूक्ष्म या माइक्रोस्कोपिक लेवल, छोटे पैमाने पर हम आवेश की कैसे उपेक्षा कर सकते हैं। तो अब देखिए इसी तरीके से हम समझते हैं कि स्थूल या बड़े पैमाने पर इसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो आवेश की जो मूल इकाई है E, इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है। अगर हम 1 माइक्रो कूलाम आवेश के अंदर क्या निकालें कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हम 1 माइक्रो कूलाम आवेश के अंदर किसकी संख्या निकालें, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें, तो हम कैसे निकालेंगे जी, n बराबर Q/E से निकालेंगे। Q हमने रख दिया 1 माइक्रो कूलाम यानी 1 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, और बटे में E की वैल्यू रखी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 6.25 और गुणा में 10 की घात आपकी कितनी निकल करके आती है, ये निकल करके आती है आपकी 12। ओके, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 माइक्रो कूलाम आवेश में लगभग 10 की घात 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके संतत रूप से बिखरे हुए हैं। तो इस कंडीशन में आपका इस कथन में वो कथन क्या है आपका कि आवेश जो है वो संतत रूप से वितरित होता है।
या आवेश क्वांटीकृत होता है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इस कंडीशन में ये कहते हैं कि आवेश जो है वो संतत रूप से वितरित होता है। तो इस तरीके से हम आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी चीज को हम लैंग्वेज के अंदर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्थूल या बड़े पैमाने पर आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। उदाहरण के लिए 1 माइक्रोकूलम परिमाण के आवेश में 10⁻13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैंने आपको भी निकाल करके दिखाया। इस स्थिति में हम आवेश को संतत रूप से वितरित मान सकते हैं तथा आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। देखिए, तो आवेश का क्वांटमीकरण किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, इसके लिए दो कंडीशन है आपकी, कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है। देखिए, अगर आपका आवेश बहुत ज्यादा बड़े परिमाण का है तो वहां पर क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हो, क्योंकि आवेश जो है वो संतत रूप से वितरित माना जाएगा। लेकिन अगर आवेश जो है वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर नाप रहे हैं, यहाँ पर आपका 10 के गुणक या 100 के गुणक के रूप में चला है, 10 इलेक्ट्रॉन या 100 इलेक्ट्रॉन या 1000 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वहां पर आप आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों यानी कि पेयर्स में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है, यानी आवेश संरक्षण के नियम की किस प्रकार से पुष्टि करता है, इस बात को हमें समझाना है यहाँ पर। तो देखिए, जो आवेश की संकल्पना है वो इसी बात से आई थी कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ेंगे, ठीक है, तो एक वस्तु जो है वो कागज के हल्के छोटे छोटे टुकड़ों को या आपके भूसे के छोटे छोटे तिनकों को, इनको क्या कर लेती है, खींच लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो हम ये कहते हैं कि वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया। तो जब हमने परीक्षण किया तो जब हम देखते हैं कि कांच की छड़ को अगर हमने रगड़ा, ओके, और रेशम के टुकड़े से रगड़ा, तो अगर हम पहले बात करें रगड़ने से पहले, तो रगड़ने से पहले कांच की छड़ पर जो कुल आवेश था वो शून्य था, क्योंकि उदासीन होगी, बिल्कुल कोई वस्तु विद्युत रूप से उदासीन होती है। रेशम के टुकड़े पर भी कुल आवेश शून्य होगा, ओके, यानी कि कुल दोनों का अगर हम योग निकालें, योग, तो दोनों का जो योग है वो आपका 0 ही निकल करके आएगा, इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे। अगर हम रगड़ने के बाद देखें, रगड़ने के बाद तो कांच की छड़ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, ओके, और रेशम की छड़ पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन दोनों का जो परिमाण है वो सेम होगा, क्योंकि कांच की छड़ से जितने इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर जाएंगे उतना ही रेशम के टुकड़े पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और कांच की छड़ पर उतना ही क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का नेट चार्ज है यानी कुल क्या है वो अब भी शून्य ही रहेगा, ओके। तो यानी कि रगड़ने से पहले भी कुल आवेश शून्य था और रगड़ने के बाद भी दोनों का जो कुल आवेश है वो शून्य है, यानी इस प्रक्रिया में आवेश ना तो उत्पन्न हुआ है और आपका ना ही आवेश नष्ट हुआ है। तो इस तरह से आपका आवेश संरक्षण के नियम से सामंजस्य रखता है। तो हम इस चीज को लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पर कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो जितना धनावेश कांच की छड़ में उत्पन्न कांच की छड़ पर आता है, ठीक है, उतना ही ऋणावेश, उतना ही समान ऋणावेश रेशम के टुकड़े पर आता है। अर्थात
रगड़ने के पश्चात भी दोनों पर कुल आवेश शून्य ही रहता है, जो कि रगड़ने से पहले भी दोनों वस्तुओं पर शून्य ही था। इस प्रकार आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर आज का समाप्त होता है। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल कड़ाक कोचिंग क्लासेस पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।